Narayan. Welcome back to my channel Madhav Microbiology. Myself Harshita Keharwar. So today I am again back with my new video. So I am today going to share the video with the topic which is very interesting, the production process of insulin. So as we all know, what is insulin? Insulin is secreted through the pancreas to maintain our glucose level of the body. So that is the insulin. What happens when body is not capable to produce a natural insulin to maintain the body's glucose level? So अब ये ऑप्शन बहुत टाइम से है कि हम एक आर्टिफिशियल इंसुलिन ले सकते हैं. सो वो आर्टिफिशियल इंसुलिन को किसने इन्वेंट किया था, फिर कैसे वो मार्केट में आया, कैसे वो प्रोसेस हुआ, कैसे हम उसको इंजेक्ट करते हैं, हमारे उसको करने का क्या कारण होता है, उसका क्या डिसएडवांटेज है, क्या एडवांटेजेस हैं, तो ये सब कुछ आप मेरे इस वीडियो में देखेंगे. सो प्लीज वॉच इट टिल द एंड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, हु इन्वेंट द insulin, artificial insulin? So in 1910, Sir Edward Albert, think about it, something is missing in a chemical which can maintain the glucose level of the body. Later on, after 11 years, famous Canadian orthopedic surgeon Sir Frederick G. Banting and his chemistry skills assistant named Charles H. Best and his assistant John McLeod from the University of Toronto in Canada. So these three people are discover this insulin very successfully. तो इंसुलिन जो भी है 3 तरीके की होती है. That was a 3 types of insulin, जिसमें आता है पहली इंसुलिन जो होती है वो होती है फास्ट एक्टिंग इंसुलिन. दूसरी होती है इंटरमीडिएट इंसुलिन और थर्ड होती है लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन. तो जैसे ये 3 टाइप की इंसुलिन होती है, वैसे इनका अपना स्पेसिफिक मोड ऑफ वर्क होता है. तो इसके बारे में आपको अदर वीडियो में बताऊंगी. ये मैंने आपको बस एक आउटलाइन बता दी है कि 3 तरीके की हमारी इंसुलिन होती हैं. नाउ इंसुलिन किससे बनती है? फर्स्ट ऑफ ऑल, जो पहले इंसुलिन आई थी दैट वाज अ एनिमल वेस्ट. एनिमल के थ्रू इंसुलिन को बनाया गया था, बट ड्यू टू सम ऑफ द थिंग्स जिसको बैन कर दिया गया था. तो जो इंसुलिन था उसको जो बनाया था, मार्केट में लाया गया था, वो लाया गया था अमेरिकन कंपनी ने. उसको नाम दिया था ह्यूमुलिन ब्रांड का इंसुलिन मार्केट में आया था. ह्यूमुलिन ब्रांड का होने का लॉजिक एक ये था कि ह्यूमंस के लिए ह्यूमंस का ह्यूम एंड इंसुलिन का लीन. इट मीन्स कि ह्यूमुलिन इट स्टैंड फॉर द इंसुलिन विच इज मेड फॉर द ह्यूमन, और इससे होने वाले उनको सारे ब्लड शुगर्स को, उनके हेल्थ को प्रोक्योर करने के लिए. नाउ इंसुलिन को एनिमल सिंथेसाइज में बनाया जाता है और ह्यूमंस के साथ भी बनाया जाता है. अब एनिमल्स में कैसे, मतलब एनिमल का क्या ऐसा हम यूज़ करते हैं इंसुलिन में जिससे वो हमारे लिए यूज़फुल होती है? सो जब हम ये कहते हैं कि दैट इज़ अ एनिमल बेस्ड और एनिमल का हमने उसमें कुछ यूज़ किया था इसलिए उससे इंसुलिन बनी, तो कैसे बनती है? सो जो एनिमल इसमें यूज़ होता है वो होता है काउ एंड पिग. यस, काउ एंड पिग के पैनक्रियाज को यूज़ किया जाता है. उनके पैनक्रियाज में से इंसुलिन को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, फिर उसके बाद उसको मॉडिफिकेशन में डालने के बाद में इंसुलिन को बनाया गया था. और ये इली लिली कंपनी ने बनाया था 1921 में. इसके बाद आया एक तरीके से बैन किया गया था, क्योंकि लंबे समय के बाद बैन किया गया था. उसका कारण ये था कि जैसे जैसे एनिमल सिंथेसाइज्ड इंसुलिन का इस्तेमाल हो रहा था, उस वजह से कुछ लोगों को उसका रिएक्शन भी हो रहा था. रिएक्शन के साथ साथ उससे कहीं ना कहीं एनिमल्स भी मारे जा रहे थे. तो ये सब चीज़ों को सोचते हुए उनको बैन कर दिया गया. तो जो लास्ट एनिमल बेस्ड इंसुलिन आई थी वो 1988 के अराउंड आई थी. उसके बाद से आज तक जितनी भी इंसुलिन आती हैं वो ह्यूमंस की आती हैं. ह्यूमंस इन द सेंस क्या होता है कि ऐसा नहीं है कि किसी भी ह्यूमन के पैनक्रियाज को लेके इंसुलिन निकाल के उसका इस्तेमाल करते हैं. नो, द रीज़न इज ओनली कि ह्यूमन के पैनक्रियाज से इंसुलिन को बस निकाला जाता है, उसके बाद में
उस इंसुलिन को यूज किया जाता है, इनकॉर्पोरेट किया जाता है ईस्चेरिया कोलाई बैक्टीरिया के साथ में। ईस्चेरिया कोलाई बैक्टीरिया एक ऐसा बैक्टीरिया है जो इजीली किसी भी तरीके के एंजाइम के साथ या किसी भी तरीके के किसी भी एक्सट्रैक्शन में इजीली कॉर्पोरेट करता है। तो ज़्यादातर ईस्चेरिया कोलाई का ही इस्तेमाल किया जाता है इंसुलिन की मैन्युफैक्चरिंग में, ईस्चेरिया कोलाई या फिर ईस्ट, बट जो जनरली किया जाता है वो ईस्चेरिया कोलाई का ही इस्तेमाल किया जाता है। सो नाउ आई शो यू द प्रोसेस ऑफ द इंसुलिन मेकिंग नाउ। Sorry. So this is a human pancreas cell and it's a DNA. Now DNA extract हुआ, इसके बाद में एक यहाँ पे पहले किया गया है, यह है बैक्टीरियल डीएनए ई कोलाई का, ई कोलाई का बैक्टीरियल डीएनए एंड प्लाज्मिड डीएनए। नाउ जब प्लाज्मिड डीएनए को कट करेगा डिस्ट्रक्शन एंजाइम, तो एज वी ऑल नो डिस्ट्रक्शन एंजाइम एक स्पेसिफिक टाइम पे ही कट किया जाता है किसी भी एडिशनल साइट को लगाने के लिए। तो जब यहाँ पे इसको कट किया गया तो यहाँ पे इस डीएनए को इसके साथ जोड़ दिया गया, मतलब ये जो हमने एक्सट्रैक्ट किया था इंसुलिन को उसको इसके साथ जोड़ दिया गया, तो यहाँ पे लग गई ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए के प्रोसेस। एक बात और, जो ये हम सिंथेसाइज करते हैं केमिकली या आर्टिफिशियल सिंथेसाइज इंसुलिन को लेते हैं, इसमें जो टेक्निक इस्तेमाल होती है वो इस्तेमाल होती है जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। इस टेक्नोलॉजी के अलावा कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं बनी है जो इंसुलिन को बना पाए, और इसके अलावा इसको कोई बना भी नहीं पाता। सो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एवरी एस्पेक्ट ऑफ एग्जाम। रिकॉम्बिनेंट डीएनए इससे हुआ, इसके बाद में ये जाएगी प्रोसेस में, क्योंकि यहाँ पर रिकॉम्बिनेंट हो रहा है डीएनए का बैक्टीरियल सेल के साथ, क्योंकि हमने बैक्टीरिया लिया है ई कोलाई के साथ में हमने डीएनए लिया है, किसका डीएनए इन द सेंस जो हमने इंसुलिन लिया है, ह्यूमन इंसुलिन लिया। जब इसको हम रिकॉम्बिनेंट के साथ में ले रहे हैं एक प्लेट पे, तो ये आ रहा है इंट्रोडक्शन ऑफ द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टू द बैक्टीरियल सेल, तो ये एक साइड आ गया स्टेज, हम एक तरीके से इसको स्टेज मान सकते हैं, स्टेज 1। नाउ जब ये रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया में जाएगा, तो जब इसका ये स्टेज आ गया जहाँ पे ये दोनों साथ में हैं, तो इसे कुछ समय के लिए फर्मेंटेशन पर रखा जाएगा। फर्मेंटेशन पर रखते समय क्या होगा, रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया जो होगा ना वो प्रोड्यूस करेगा यूजफुल ह्यूमन इंसुलिन को। मतलब जो रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया में इसको फर्मेंटेशन टैंक में रखा गया है, इसमें रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया जो है मल्टीप्लाई होगी और वो प्रोड्यूस करेगी ह्यूमन इंसुलिन को फर्मेंटेशन टैंक पे। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसे कैसे उसका वो हो गया, क्योंकि जो हमने यहाँ पे टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की थी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की थी, तो जो भी उसमें उनको एडिशन जो भी करना था वो इस मेथड के अंडर में हो जाता है। इसके बाद में जब ये साथ में इस फेज में आती है, फिर उसके बाद ये फर्मेंटेशन टैंक में जाती है, और जब फर्मेंटेशन टैंक में जाएगी तो यहाँ पे आप देखेंगे कि कुछ समय बाद, चाहे वो 10 डेज लगे चाहे 15 डेज लगे, एक लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम होता है जिसमें ये इंसुलिन प्रिपेयर्ड होती है फर्मेंटेशन टैंक में। उसके बाद आप देखेंगे कि ये एक स्टेज है, इट्स अ स्टेज, सेकेंड स्टेज, जहाँ पे ये जो मैंने एक तरीके से यहाँ पे इसको मैग्नीफाई किया है इस वाले पोर्शन को, ये तो आपका वही है बैक्टीरिया के वो अलग हो गया, और ये ह्यूमन इंसुलिन यहाँ पे प्रोड्यूस हो चुकी है। यहाँ पे जो हमने टेक्निक इस्तेमाल की थी उसके बाद में यहाँ पे ये ह्यूमन इंसुलिन जो है बन चुकी है। अब जब ह्यूमन इंसुलिन बन जाएगी, फिर इसमें क्या होगा, एक्सट्रैक्शन एंड प्योरिफिकेशन होगा। एक्सट्रैक्शन एंड प्योरिफिकेशन भी इंसुलिन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल करता है। ऐसा नहीं होता कि हमने किसी भी मेथड को अप्लाई कर दिया उसके बाद में हम उसकी इंस्पेक्शन नहीं करेंगे, क्योंकि इंसुलिन है तो इसका इंस्पेक्शन करना और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जब ये प्रोसेस हो जाती है, इसके बाद इसमें HPLC की टेक्निक इस्तेमाल करके इसको और ज़्यादा कन्वीनियंटली टेस्ट की जाती है, और जब इसका टेस्ट किया जाता है तो वो किया जाता है HPLC से। HPLC का मतलब होता है हाईली परफॉर्म्ड लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। जब उसको पास कर लेती है हाईली परफॉर्म लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, उसके बाद में होता है जेल क्रोमेटोग्राफी का टेस्ट होता है। उसके बाद में होता है एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी,
और अदर जितने भी हाईली स्पेसिफिक टेस्ट होते हैं जो टेस्ट करता है कि ये सेफ है या नहीं, ये सारे परफॉर्म होने के बाद में जब ये सारे परफॉर्म हो जाते हैं तो जो भी इसके सैंपल्स होते हैं इंसुलिन के, उन सारे सैंपल्स को सील किए जाते हैं। जब ये मार्केट में जाता है उससे पहले ये सारे सैंपल्स गवर्नमेंट को दिए जाते हैं विद देयर रिपोर्ट्स। जब वो वहां से ऑथराइज हो जाता है उसके बाद ये मार्केट में आता है, तो उससे पहले ये होता है। तो इसलिए यहाँ पर मैंने पॉइंट लिखा था एक्सट्रैक्शन एंड प्योरिफिकेशन ऑफ ह्यूमन इंसुलिन। जब इन मेथड्स के थ्रू इसका पूरा इंस्पेक्शन हो जाता है उसके बाद में इंसुलिन रेडी होती है। अब ये होता है कि इंसुलिन जो मैंने बोला था कि 3 टाइप्स की क्यों होती हैं, 3 टाइप्स की इसलिए होती है क्योंकि ये इंसुलिन हर पेशेंट नहीं लगाता। वही पेशेंट इंसुलिन लगाता है जो टाइप 1 डायबिटीज या टाइप 2 डायबिटीज से सफर कर रहा हो। मोस्टली जो इसको यूज करते हैं वो टाइप 1 डायबिटीज वाले ही यूज करते हैं। उसका रीजन ये है, टाइप 1 डायबिटीज के जो पेशेंट्स होते हैं दे वर सफरिंग फ्रॉम द ह्यूज अमाउंट ऑफ अनअवेलेबिलिटी ऑफ द नॉर्मल इंसुलिन और नेचुरल इंसुलिन। उनके बॉडी में नेचुरली इंसुलिन नहीं बन रही होती है, तब उनको ये लेना पड़ता है। और जो टाइप 2 होते हैं उनकी बॉडी में नेचुरल इंसुलिन बन रही होती है बट इतनी इनफ नहीं होती कि उनके हाई ब्लड शुगर लेवल को वो कंट्रोल कर सके। तो इस क्राइटेरिया के बेसिस पे इंसुलिन का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मैंने बोला था कि इंसुलिन के 3 टाइप्स होते हैं। क्या होता है, जैसे जैसे हमारी इंसुलिन होती है उसके अलग अलग वेरिएंट्स होते हैं। वेरिएंट्स इन द सेंस क्योंकि हम इसको खाना खाने से पहले कंज्यूम करते हैं, चाहे वो ब्रेकफास्ट हो, आफ्टरनून का मील हो या डिनर हो। बिफोर द इंटेक ऑफ द फूड वी हैव टू टेक insulin. So on that basis they have a setting of units, which amount of units you took. Suppose if you took 10 units, then according to that unit you consume the food. अगर आपने ज़्यादा यूनिट की इंसुलिन लगाई है तो आपको ज़्यादा फूड कंज्यूम करना पड़ेगा। अगर आपने बहुत कम लगाई तो उस हिसाब से आपको खाना करना पड़ेगा, क्योंकि आप अपने बॉडी में एक आर्टिफिशियल इंसुलिन को इंसर्ट कर रहे हो ताकि आप अपने बॉडी के शुगर लेवल को कंट्रोल कर सको। तो इसीलिए इसमें फास्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग एंड लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन का काम होता है। फास्ट एक्टिंग का मतलब ये होता है कि जब हम ब्रेकफास्ट करने से पहले इंसुलिन का इंटेक कर रहे हो। इंटरमीडिएट इट कम्स फॉर द आफ्टरनून बिकॉज वी हैव अ डोसेज ऑफ फूड इन द बिटवीन आवर डे। एंड जो आता है लॉन्ग एक्टिंग का इसलिए आता है क्योंकि हम रात में 8 o'clock या 9 o'clock के बीच में डिनर ऑब्वियसली ज़्यादातर लोग कर ही लेते हैं। उसके बाद 8 hours फॉर स्लीपिंग एंड देन 2 hours मोर। सो अप्रोक्सीमेटली अराउंड 10 hours आपका लंबा एक समय हो जाता है। उसके बाद में आप फिर से कंज्यूम करते हैं फूड, इसलिए वो लॉन्ग एक्टिंग टाइप की इंसुलिन में आता है। सो ये था इंसुलिन का प्रोडक्शन। इंसुलिन किसने डिस्कवर किया, कैसे आया, उसके क्या क्या फ़ायदे हैं। हाँ, फ़ायदे में बताना थोड़ा भूल गई, फिर बता देती हूँ। अगर हम आर्टिफिशियल इंसुलिन को इंसर्ट करते हैं तो इससे हमारी बॉडी में जो भी ब्लड शुगर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं वो धीरे धीरे कम होती हैं। साथ ही साथ कुछ चीज़ों में चेंजेस आता है, लेकिन इसका डिसएडवांटेजेस ये है क्योंकि ये केमिकली सिंथेसाइज्ड होती है तो अदर चीज़ों में, अदर ऑर्गन्स में थोड़ा बहुत अफेक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से ज़्यादातर यही रिकमेंड किया जाता है कि इट्स गुड कि हम वो मेडिसिन लें जो नेचुरली पैनक्रियास से इंसुलिन को अच्छे अमाउंट में सीक्रेट करने में मदद कर सके। तो ये इसके थोड़े से एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस हैं। सो थ्रू द वीडियो यू शुड कम टू नो अबाउट द हु इन्वेंट, हु डिस्कवर्ड, व्हेन इट कम्स टू द मार्केट, एनिमल सिंथेसाइज्ड क्यों था, फिर क्यों इसको बैन किया गया, हाउ इट कम्स इनटू through the human pancreas, and which bacteria which bacteria they were used, and which brand, किस ब्रांड ने इसको इंट्रोड्यूस किया था, और ह्यूमोलिन ने किया था। ह्यूमोलिन इंट्रोड्यूस्ड द इंसुलिन ऑफ द अमेरिकन कंपनी इली लिली फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ने इसको बनाया था। सो इस तरीके से मैंने आपको सारी इंफॉर्मेशन अबाउट इंसुलिन दे दी है। So I hope that you like my video. So if you like my video, then please like my video, and please, if you are a new subscriber, then please press the bell icon and subscribe me. And if whenever
the new video will come, then you can easily get notified with my new video. So at last I would like to say that keep watching my videos, keep subscribing me, because all your supports gives me more motivation, more expectation to perform my to give my best video towards you, to make my one every video have their own specialty. Like आप स्टार्टिंग से लेके अभी तक जितनी भी आपने वीडियो देखी होंगी, every topic I am enhancing day by day. So because I want to know that which of the topic you like, which you don't like, so according to that I can make the another video. So that's why I need more suggestion from you all. So please वीडियो देखने के बाद अपने सजेशंस दीजिए कि कौन सा मैं टॉपिक और बनाऊँ या कौन सा टॉपिक और इनहेंसली मैं डिटेलिंग में बताऊँ. So that all your suggestions give me more help, so I can make my another video with more correction के साथ में बना सकती हूँ. So please do it that. So at last I would like to say thank you. So thank you for watching me. Thank you so much.